बहुत बहुत आभार। मंच पर बैठे हमारे सभी आदरणीय और प्रियमान्य, सभागार में उपस्थित सभी सिया राम रूप, सबको मैं नमन करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ बहन मधु शुक्ला का कि इतने अच्छे वक्तव्य सुनने का अवसर दिया। उन्होंने जो इस संस्था के बारे में बताया, मैं उसकी साक्षी हूँ। बहुत सारे इनके आयोजनों में, चित्रकूट, वृंदावन, कहाँ कहाँ मैं गई हूँ, तो इनका आयोजन बहुत ही भव्य होता है, बड़ा सकारात्मक भी होता है। आज का विषय भी आपने बहुत ही प्रासंगिक चुना है। मैं प्रयाग की भूमि को प्रणाम करती हूँ, जिसके बारे में अभी हमारे परम आदरणीय गोस्वामी जी ने कुंभ की धरती कहा, कुंभ नगरी कहा। सचमुच ये कुंभ नगरी है जिसमें तीर्थ भाव पूरा समाया हुआ है। तीर्थ भाव की व्याख्या करते हुए विद्वानों ने कहा है कि संत भी जंगम तीर्थ होते हैं। तो आज हमने आपके रूप में यहाँ इस रूप में भी तीर्थ का दर्शन किया और सबको दर्शन लाभ हुआ, इसके लिए आपके प्रति आभार। आपने घट पर बीजारोपण की चर्चा की, उसका महत्व बताया, तीर्थ भाव की व्याख्या हुई, आपने उदाहरण दिया, पूरा कथाओं को उदाहरण दिया जो लोक में निरंतर प्रवाहित होती रहीं। जो बीज विपन किया आपने वो पल्लवित पुष्पित हो, यही भगवान से प्रार्थना है। जिस लोक मंगल की बात की आपने, वो लोक का मूल स्वर है, इसीलिए यह सम्यक कृति मानी गई। आपने मानव लोक की बात की, परंपरा नवाचार युग्म की बात की, जिसमें भेद अभेद, व्यष्टि समष्टि, आम खास, इन सब की आवाजाही बराबर लोक में होती रही। शास्त्र में भी, शास्त्र से लोक में भी ये आवाजाही बराबर होती रही है और उस पर बार बार विचार करने की ज़रूरत है। आदरणीय डॉक्टर राजेश मिश्र जी ने संप्रदाय शब्द की व्याख्या की सम्यक के अर्थ में। हमने बहुत से शब्दों को रूढ़ कर दिया और अर्थ का अनर्थ भी प्रयोग करते रहे। जैसे बेचारा धर्मनिरपेक्ष शब्द, बहुत चर्चा का विषय। इस तरह के शब्दों को लेकर के भी अलग से गोष्ठियाँ की जा सकती हैं। संस्कृत में वेद को ब्रह्म भी कहा गया है। जो स्वर और लय के साथ वेद ज्ञान को प्रस्तुत करे उसे ब्राह्मण कहते हैं। उस ब्राह्मण शब्द का भी अर्थ हमने संकुचित कर दिया, इसका भी अपकर्ष हुआ। लोक संस्कृति की विशेषता है कि वह स्वर और लय के साथ बराबर रही है, यही लोक का स्वर है। उसमें ज्ञान और संवेदना का अद्भुत संगम है। लोक में संभावनाएं बहुत हैं। भारतीय संस्कृति की विविधताएं हैं, सबका अपना आकर्षण है, अपने रहस्य भी हैं। सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रभाव हैं। विवेक पूर्वक आज भी उसके चयन की ज़रूरत है। बहन आदरणीय लवली शर्मा जी ने विषय के महत्व को रेखांकित किया और गागर में सागर भरा। बहुत संक्षेप में उन्होंने अपना समय हम सबको दान कर दिया। संस्कृति की व्यापकता की चर्चा की। लोक ही संस्कृति का मूल उत्स है। संस्कृति के ह्रास और विकास के साथ परिवर्तन लोक में होता रहा है, जो साहित्य और कला में भी होता रहा। समय की मांग के अनुसार नवाचार की स्वीकृति भी मिलती रही। लोक में इतनी विपुल संपदा है कि उसे चौखटे में रख कर देखें तो अलग अलग चौखटे भी देखने को मिलेंगे, जिसमें इसके बारे में कहा गया है। अलग अलग देखने की भी ज़रूरत है, क्योंकि जो विविधताएं हैं, जो विशेषताएं हैं, वो एक साथ देखने में एक सी लगती हैं, लेकिन अलग देखने पर उनकी अलग अलग भंगिमाएँ हैं, अलग अलग अर्थ छटाएँ हैं। उनके बारे में भी जानना जरूरी है, जो एक दूसरे से बराबर ग्रहण होती रही। पूरे देश की संस्कृति एक दूसरे से मिलती रही है। अभेद में भेद और भेद में अभेद की चर्चा आदरणीय गोस्वामी जी ने की थी। ये लोक सिखाता है किस तरह आम आदमी खास हो जाता है, खास आम हो जाता है,
जितनी भी कथाएं शुरू होती हैं, कहानियाँ, एक था राजा एक थी रानी। लकड़हारा है वो भी राजा था। तो ये जो सामान्य को विशिष्ट करके देखने की परंपरा है, ये हमारे लोक का स्वप्न है। लोग सोने की थाली में भोजन परसता है, ये उसका स्वप्न है जो वो यथार्थ के रूप में परिवर्तित करने के सपने देखता रहता है। परम आदरणीय जस्टिस जी श्री सुधीर नारायण जी ने विषय की सार्थकता बताई और नवाचार की बात की। नवाचार की स्वीकृति महाभारत में भी है। कहा गया है कि जब जल ठहर जाता है तो उसमें सड़ाद उत्पन्न हो जाती है, इसलिए जल को प्रवाह में होना चाहिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की चर्चा हमारी बहन ने की थी। उनका ये कहना था कि जब परंपरा का एक पग पीछे होता है और एक आगे होता है, जो पीछे का पग है वो परंपरा है, आगे का पग प्रगति है। एक सिंहावलोकन शब्द है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सिंह जब चलता है तो 2 कदम चलने के बाद पीछे मुड़कर देखता है। ये पीछे मुड़कर देखना अपनी परंपरा को, अपने संस्कारों को देखना है और फिर आगे बढ़ जाना है। हम क्या छोड़ आए हैं, क्या लेकर हमें चलना चाहिए, जो छोड़ आए हैं वो कितना मूल्यवान था, इसकी जांचने की भी ज़रूरत है। परिवर्तन तो घूमने वाली कुर्सी की तरह, कुर्सी बैठ के अगर कोई देखता है ये परिवर्तन हुआ है, वो परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन को अनुभव से जानने की ज़रूरत है और वो बिना अध्ययन के नहीं हो सकता। आपने डॉक्टर जगदीश गुप्त जी का उल्लेख किया। वो मेरे बड़े आदरणीय थे, बड़ी आत्मीयता रखते थे और उन्होंने कला के महत्व को अपने जीवन में उदाहरण के साथ, जब उनको पक्षाघात हुआ तो कह रहे थे कि मेरी स्मृति चली गई थी और मैं चित्र बनाते बनाते मेरी स्मृति लौटी। तो ये कला का जो महत्व है उन्होंने अपने सिद्ध करके बताया उसको अपने जीवन से। कोहबर का महत्व आपने बताया, लोक कलाओं की चर्चा की। विविधता, समानता, परिवर्तन या स्थिरता, इसका अध्ययन जरूरी है। लोक भाषाओं के महत्व पर भी चर्चा हुई। लोक भाषा संतों ने चुनी अध्यात्म ज्ञान के लिए, ये उसके महत्व को रेखांकित करने वाली बात है। राम कथा को भी लोक भाषा के महत्व से पूरे विश्व में प्रसार हुआ, उसकी चर्चा हुई। मैं संक्षेप में बस आप ही लोगों की बातों को दायित्व निर्वाह के लिए कह रही हूँ। लोक में कल्पना का अतिरेक होता है। जैसे कहते हैं कि जब वो रोता है या रोती है तो उसके आँखों से आंसुओं से मोती झरते हैं और हंसता है तो गुलाब झरता है, लाल झरता है, रत्न झरता है। तो ये कल्पना का अतिरेक भी एक यथार्थ की भूमि से ही होता है। ये भी स्वप्न भी है लेकिन उस यथार्थ से जुड़ा हुआ है। आज के जो अर्थ प्रधान युग में जो परिवर्तन हमारे लोकगीतों में हुआ है, ये बहुत पहले से होता रहा है, इसको स्वीकृति भी मिली है। आज महंगाई के कारण संवेदना सूख गई है। इसका एक बिरहा का उदाहरण मैं प्रायः देती हूँ कि महंगी के मारे बिरहा बिसरी गए, भूल गई कजरी कबीर, और देख के गोरी के मोहिनी सूरतिया, उठे न करे जवाम पीर। और उसी प्रकार लागा झुलनिया के धक्का बलम कलकत्ता चले गए, बड़ा प्रसिद्ध गीत है। इसका अर्थ नहीं समझ में आता था, जब समझ में आया कि झुलनी की मांग के कारण प्रवासी होना पड़ा, परदेश जाना पड़ा। प्रवासी की पीड़ा भी, सोना लादन पीऊ गए वही माटी के देश, और सोना मिला न पीऊ मुले माटी हो गए केस। ये स्वर्ण मृग की चाह सीता ने की और उनको कष्ट भोगना पड़ा। इस ओर संकेत ये गीत देते हैं। काव्य के महत्व के और उपेक्षा दोनों के उदाहरण लोक में मिलते हैं। पर्यावरण वहाँ मन में समाया हुआ है, ऊपर से थोपा नहीं है। पर्यावरण चिंतन, कोई भी वस्तु निरी वस्तु नहीं है। प्रकृति के एक एक अंग मानव जीवन से जुड़ा हुआ है। और माता कौशल्या ने एक बेर के पेड़ को आशीर्वाद दिया था। जब राम वन को जा रहे हैं तो सबसे पूछती हुई जाती है, मेरे बच्चों को जाते हुए देखा? तो बेर का पेड़ कहता, हाँ, मेरे कांटों में उनकी पाग उलझ गई थी, उसको छुड़ाने के लिए थोड़ी देर के लिए रुके थे। तो उसको आशीर्वाद देती हैं, माता जाओ, तुम्हारी जड़ें पाताल में रहेंगी और कोई कितना भी उच्छिन्न करने की कोशिश करेगा, उच्छिन्न नहीं होगी। तो ये आशीर्वाद हमारी संस्कृति को, सनातन संस्कृति को मिला है। ये कोई उसको उखाड़ नहीं सकता, किसी को बंधन में नहीं देखता लोग। और
इसमें इतनी ऋजुता है, बाँस की टहनी की तरह जैसे चाहे वैसे ढाल लेता है, पानी की तरह आकार ले लेता है। मानुष गंध की बात भी करना जरूरी है, जो अभी यहाँ चर्चा में सभी मानवता की बात हुई। ये मानुष गंध आज खोती जा रही है। हमारे यहाँ लोग कथाएं होती थी जिसमें जब दानव या आसुरी शक्तियाँ हैं उनको कहीं मनुष्य की गंध आती तो कहते हैं मानुष गंध, मानुष गंध। वो भयभीत होती है, क्योंकि मानवता से जो दानवता है वो हमेशा डरती है कि मेरा नाश होगा। इसलिए मानुष गंध बचाए रखनी है। लोक और शास्त्र परस्पर पूरक हैं, प्रतिद्वंदी नहीं हैं। प्रकृति से आत्मीयता रीत गीतों उत्सवों के माध्यम से बराबर आती रही हमारे बीच। 12 महीने के गीत दर्द और सुख के 12 मासा गीतों में हैं। इन सब को बराबर याद रखना है कि हम किस तरह ऋतुओं से जुड़े थे। आज कोई एक पौधा लगाता है तो फ़ोटो खिंचा कर उसका प्रचार हो रहा है। ये नहीं, हमारे यहाँ देवता के रूप में प्रकृति को पूजा गया। सारे देवी देवताओं के वाहन प्रकृति ने पशु पक्षियों से बनाए गए। ये सारी बातें बहुत ध्यान से आज की पीढ़ी को बताने की ज़रूरत है, और केवल पढ़ने से नहीं बल्कि व्यवहार में लाने के लिए हमारे बच्चों को वहाँ ले जाना ज़रूरी है, जिससे कि वे अपनी परंपरा सनातन संस्कृति के बारे में, उसके महत्व के बारे में जान सकें। समय बहुत हो गया है। ये तो हरि अनंत हरि कथा अनंता है। इसलिए मैं आप सबको प्रणाम करते हुए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे इतनी देर झेला। धन्यवाद।